तो चलिए बच्चों, आज हम लोग बात करते हैं म्यूचुअल इंडक्शन पर। तो म्यूचुअल इंडक्शन से पहले मैंने आपको एक लेक्चर और पढ़ा दिया था। सबसे पहले आपको पढ़ाया था मैग्नेटिक फ्लक्स। तो मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में थोड़ा सा मैं एक बार मैं रिवाइज करा देता हूँ, क्योंकि यहीं पर मैग्नेटिक फ्लक्स का ही काम है सारा का सारा, मैग्नेटिक फ्लक्स। और मैग्नेटिक फ्लक्स में आपको क्या बताया था मैंने, मैग्नेटिक फ्लक्स होता था फाई इक्वल टू बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, या इसे हम लिखते थे फाई इक्वल टू बी ए कॉस थीटा। फाई इक्वल टू बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, या इसे लिखते थे फाई इक्वल टू बी ए कॉस थीटा। जब हमारे पास ये वैल्यू आ जाती थी तो हम यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देखते हैं, एक चीज़ आपको ये याद रखनी है। और मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता था, मैग्नेटिक फ्लक्स एक्चुअली नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। और कैसी फील्ड लाइंस होनी चाहिए, सरफेस पर परपेंडिकुलर होनी चाहिए। सरफेस पर परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स बोलते हैं। मीन्स दैट ये एक नंबर होता है, जितनी ज़्यादा नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पर पास करेंगे किसी सरफेस से, उतना ही ज़्यादा हमारे पास क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स होगा। इसका डिटेल में मैंने आपको पढ़ा रखा था। उसके बाद आपको इसने एक चीज़ और पढ़ाया था, फैराडे सेकेंड लॉ यहाँ पे काम आएगा। पहले सीख लेते हैं थोड़ा सा, जो लोग अभी तक नहीं भी पढ़े हैं उनको भी बातें यहाँ से समझ में आने लगेंगी। हम बात करेंगे फैराडे सेकेंड लॉ की। तो फैराडे सेकेंड लॉ कहता था E इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी। अगर नंबर ऑफ टर्म n हो जाएंगे बेटा तो माइनस n डी फाई बाई डी टी, जहाँ पर n आपको क्या करता था, नंबर ऑफ टर्म होते थे, फाई आपका मैग्नेटिक फ्लक्स होता था, और इसे हम क्या बोलते थे, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। इतनी बातें हम लोगों ने सीख लिया था। इतना जानना आपके लिए ज़रूरी है। अगर आपने पिछले वाला वीडियो नहीं भी देखा है तो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं, इतनी चीज़ें अगर आपने सीख लिया है तो ये लेक्चर आपको बिल्कुल बढ़िया से समझ में आने वाला है। इधर आओ, इसको इरेज कर देता हूँ मैं। हम बात कर रहे हैं म्यूचुअल इंडक्शन की। तो देखते हैं कि एक्चुअली म्यूचुअल इंडक्शन होता क्या है। म्यूचुअल इंडक्शन, अगर हम म्यूचुअल इंडक्शन की बात करें, म्यूचुअल का मतलब आपने देखा होगा कॉमन। म्यूचुअल का मतलब क्या होता है, हमारे पास कॉमन होता है। अब ये कॉमन इंडक्शन है, मतलब कॉमन इंडक्शन। तो किस तरीके से म्यूचुअल इंडक्शन प्रोड्यूस होता है, आइए इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या कहा कि हमारे पास एक क्या ले लिया, हमने कॉइल ले लिया। ये हमारे पास एक कोई कॉइल है, और ये हमारे पास क्या है बेटा, एक अनदर कॉइल है, और ये हमारे पास एक अनदर कॉइल है। अब इस कॉइल और इस कॉइल में, इसमें हमने कहा करंट I1 फ्लो हो रही है। और हमने एक चीज़ सीखा था, और स्ट्रेट एक्सपेरिमेंट में सीखा था, ये आप करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड। मीन्स क्या होता है, कोई भी करंट कैरिंग वायर होता है, ये अपने अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। ये ऑस्ट्रेट एक्सपेरिमेंट में आपने सीखा। जब ये करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूस करता है तो इसका मतलब करंट कैरिंग कंडक्टर जो है मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो किससे बनी होगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइन से बनी होगी। और जो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स बोलते हैं। तो इसी तरीके से हम आगे बात करते हैं। यहाँ पर हमने कहा कितनी करंट फ्लो हो रही है, I1 करंट फ्लो हो रही है। अब जब I1 करंट फ्लो होगी, यहाँ पर क्या जनरेट होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होगा। मैग्नेटिक फ्लक्स का मीन्स क्या है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी। और जब मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आएंगी, और जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आएंगी तो वहाँ पर क्या आएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स आएगा। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, यहाँ से करंट हमारे पास गई, तो करंट जाने पर इस पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जनरेट हो जाएंगी, और कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसके पास, इससे क्या होती रहेंगी, पास होती रहेंगी। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इससे पास होंगी,
तो हमने कहा जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस कॉइल से पास हो रही है तो यहाँ पर क्या जनरेट हो जाएगा, एक फ्लक्स जनरेट हो जाएगा। हमने कहा क्या है, φ2। और इस कॉइल में हमने कहा नंबर ऑफ टर्न कितना है, N2। जो सेकेंडरी कॉइल है इसका नाम हमने दे दिया बेटा प्राइमरी कॉइल और इसका नाम दे दिया हमने सेकेंडरी कॉइल। ये हमारे पास प्राइमरी कॉइल हो गई और ये सेकेंडरी कॉइल हो गई। देखो हमारा एम क्या है, एम ये है कि इसमें कोई भी करंट नहीं प्रोड्यूस हो रही है, कोई भी सोर्स से करंट नहीं आ रही है, फिर भी इसमें क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करना है। मैग्नेटिक फील्ड का मींस क्या है, करंट जनरेट करना है। करंट तभी जनरेट होगी जब किसमें चेंज आएंगे, मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आएंगे। मैग्नेटिक फ्लक्स में तभी चेंज आएंगे जब किसमें चेंज आएगा, करंट में चेंज आएगा। आइए इस बात को समझते हैं। देखो यहाँ पर सबसे पहली चीज एक बात समझ लो, यहाँ से जब हमारे पास करंट आपने जनरेट किया तो करंट जनरेट करने से क्या जनरेट हुई, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुई। जब मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो गई तो मैग्नेटिक फील्ड से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आ गई होंगी और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स बोलते हैं। अब जब मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज लाएंगे तो फैराडे सेकेंड लॉ कहता है कि E इक्वल टू वहां पर एक जनरेट हो जाएगा ईएमएफ, और वो ईएमएफ जो जनरेट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ द मैग्नेटिक फ्लक्स। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो अब इससे क्या हो जाएगा, एक ईएमएफ जनरेट हो जाएगा। उस ईएमएफ को हम लोग क्या बोलते हैं, इंड्यूस्ड ईएमएफ बोलते हैं। और इससे करंट जनरेट हो जाती है और इस करंट को बोलते हैं इंड्यूस्ड करंट बोलते हैं। इस करंट को हम लोग क्या बोलते हैं, इंड्यूस्ड करंट बोलते हैं। इस तरीके से हमारे पास क्या होता है, करंट से हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड आई, मैग्नेटिक फील्ड से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आई, और जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आ गई तो मैग्नेटिक फ्लक्स आ गया है। फ्लक्स से हमारे पास ईएमएफ जनरेट हुआ, ईएमएफ से हमारे पास इंड्यूस्ड करंट आ गई। इंड्यूस्ड करंट का मीन्स क्या है, इसमें हमने कोई भी चेंज नहीं किया, मतलब कोई भी सोर्स कनेक्ट नहीं किया, फिर भी सेकेंडरी कॉइल में क्या आ गई है, करंट प्रोड्यूस हो जाती है। इस करंट को हम लोग क्या बोलते हैं, सेकेंडरी इंड्यूस्ड करंट बोलते हैं, या सेकेंड I2 बोल सकते हैं। आइए ध्यान दो, तो हमारे पास म्यूचुअल इंडक्शन ये हमारे पास होता है। देखो यहाँ पर करंट चेंज हुई, करंट से मैग्नेटिक फील्ड आया, मैग्नेटिक फील्ड से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आई, मैग्नेटिक फील्ड लाइन से क्या है हमारे पास, मैग्नेटिक फ्लक्स आया, और जब मैग्नेटिक फ्लक्स आ गया तो मैग्नेटिक फ्लक्स में क्या आया, ईएमएफ जनरेट हो जाता है। तो वैसे ही यहाँ पर हमने कहा वन टर्म में या वन टर्म में कितना फ्लक्स है, φ2 है। टू टर्म में कितना हो जाएगा, 2φ2 हो जाएगा। थ्री टर्म में 3φ2 हो जाएगा। 5 टर्म में 5φ2 हो जाएगा। इसी तरीके से N2 टर्म है तो हमारे पास टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स कितना हो जाएगा, N2φ2 हो जाएगा। तो यहाँ पर कहता क्या है, म्यूचुअल इंडक्टेंस जो N2φ2 होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है हमारे पास I1। N2φ2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I1। अब प्रोपोर्शनल का साइन हटाएगा तो एक कांस्टेंट आता है, उस कांस्टेंट का नाम हमने कहा m। m इज इक्वल टू m क्या हो जाएगा, m इंटू I हो जाएगा। तो N2φ2 इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, mi आ जाएगा। या यहाँ से हम m इक्वल टू बोल सकते हैं N2φ2 अपॉन I1 हो जाएगा। यहाँ पे I1 कह लो, देखो यहाँ से मल्टीप्लाई में था, डिवाइड में आ गया, m इक्वल टू आ गया N2φ2 अपॉन I हो गया। जहाँ पर m को हम लोग क्या बोलते हैं, तो बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्शन बोलते हैं, म्यूचुअल इंडक्टेंस बोलते हैं, या इसे नाम से और जानते हैं, इसे बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन भी बोला जाता है, चाहे तो इसे हम म्यूचुअल इंडक्टेंस बोलें या फिर बोल सकते हैं कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन बोलें। क्या यहाँ तक बातें सभी को क्लियर हो गई हैं? क्या ये बातें सभी को क्लियर हो गई हैं कि जो N2φ2 होगा सेकेंडरी कॉइल में जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होता है, करंट के, करंट इन द प्राइमरी कॉइल। और जो N2φ2 प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो एक कांस्टेंट आएगा, कांस्टेंट हमारे पास m आ गया, और क्या हो गया, mi1 हो गया। ये मल्टीप्लाई सीधा डिवाइड में आ गया तो m इक्वल टू हो जाएगा N2φ2 बाई I1। इस तरीके से हमारे पास आ गया सेल्फ इंडक्टेंस आ गया है, सॉरी
सेल्फ इंडक्टेंस नहीं बोलेंगे, म्यूचुअल इंडक्टेंस बोलेंगे। एम को हम लोग क्या बोलते हैं, म्यूचुअल इंडक्टेंस बोलते हैं। इतनी बातें सभी लोग नोट कर लेंगे, जल्दी से नोट कर लीजिए। अब यहाँ पर ध्यान देंगे, अब अगर हम इसको डिफाइन करना चाहें, इसको अगर हम डिफाइन करना चाहें, अगर हम कह दें इफ I1 इक्वल टू 1 एम्पियर बोल दिया जाए। 1 का मतलब आपको पता है फिजिक्स में क्या होता है, यूनिट। I1 की वैल्यू हमारे पास 1 एम्पियर हो जाए तो हमारे पास यहाँ पर ध्यान दो, M इक्वल टू क्या हो जाएगा, N2 phi2 बाई 1 हो जाएगा। 1 मतलब कुछ नहीं हो जाएगा हमारे पास। इसका मतलब ये हमारे पास क्या है, म्यूचुअल इंडक्टेंस है। और ये हमारे पास क्या है, N2 phi2 को बोलते हैं टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स इन द सेकेंडरी कॉइल। तो हम इसको डिफाइन भी कर सकते हैं। कैसे डिफाइन किया जाएगा, लिख सकते हैं, अगर हमारे पास प्राइमरी कॉइल में 1 एम्पियर की करंट प्रोड्यूस हो जाए, प्राइमरी कॉइल में 1 एम्पियर की करंट प्रोड्यूस करने पर सेकेंडरी कॉइल में जितना भी मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होता है उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, म्यूचुअल इंडक्टेंस बोलते हैं। वो हमारा क्या होता है, म्यूचुअल इंडक्टेंस होता है। अब यहाँ पर ध्यान दो, हम कह सकते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ coils is equal to total magnetic flux in secondary coil when 1 ampere current is flowing in the प्राइमरी कॉइल। इस मतलब प्राइमरी कॉइल जब प्राइमरी कॉइल में 1 एम्पियर की करंट आप प्रोड्यूस करें, मतलब 1 एम्पियर की करंट प्रोड्यूस करें, तो सेकेंडरी कॉइल में जितना भी मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होता है उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, म्यूचुअल इंडक्टेंस कहते हैं। क्लियर है? अच्छा, अब यहाँ पर इसकी बात करें, एक और फार्मूला आपको पढ़ाया गया था, बाई फैराडेज सेकेंड लॉ, बाई फैराडेज सेकेंड लॉ। फैराडेज सेकेंड लॉ क्या कहता है बेटा, यहाँ पे सभी को दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। फैराडेज सेकेंड लॉ ध्यान दो, आपको पता है फैराडेज सेकेंड लॉ होता है E इक्वल टू माइनस एन डी फाई बाई डी टी, जहां पर माइनस साइन क्या बताता है, माइनस साइन अपोज दैट काज बाई विच इट इज प्रोड्यूस। माइनस साइन अपोज दैट काज विच, माइनस साइन डिनोट द EMF अपोज दैट काज बाई विच इट इज प्रोड्यूस। तो ये EMF क्यों आया था? अगर EMF की मैं बात करूं तो अभी आपने देखा कि करंट को चेंज करने पर क्या हुआ, मैग्नेटिक फील्ड से क्या आई, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आई, मैग्नेटिक फील्ड लाइन से क्या आया, फ्लक्स आया, फ्लक्स से क्या आई हमारे पास, EMF आया, EMF से क्या आई हमारे पास, इंड्यूस्ड करंट आ गई। तो बस ये सीरियल से चल रहा है। तो इसका मतलब चेंज क्यों हो रहा है, EMF क्यों आ रहा है, चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स। जब मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज करते हैं तो क्या जनरेट होता है, EMF जनरेट होता है, और उस EMF को हम लोग क्या बोलते हैं, इंड्यूस्ड EMF बोलते हैं। तो अगर मैं सेकेंडरी कॉइल की बात करूं, सेकेंडरी कॉइल में EMF जो हो गया कितना हो गया, E2 हो गया। E2 इक्वल टू हो जाएगा माइनस N2 phi2 अपॉन dt हो जाएगा। इसे ऐसा भी लिख सकते हैं हम, माइनस D N2 phi2 अपॉन क्या लिख दिया, dt लिख दिया। अरे भाई इसको अंदर कर दिया, बस नीचे पहले रख लिया। तुम्हारे पास E2 इक्वल टू आ जाएगा माइनस N N2 phi2 के प्लेस पर हम लोग क्या लिख सकते हैं,
N2 phi 2 के प्लेस पर लिख सकते हैं MI1, यहाँ पर रख दो, हो जाएगा MI1 अपान क्या बना देगा, dt बना देगा। E2 इक्वल टू माइनस m को बाहर ले लो आप, हो जाएगा di1 बाई क्या बन जाएगा, dt बन जाएगा। E2 इक्वल टू हमें बेसिकली फाइंड क्या करना है, m फाइंड करना है। m इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का e di अपान क्या बन जाएगा, dt। और इससे हम लोग क्या पढ़ते हैं, द रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, द रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसका मतलब चेंज इन द इलेक्ट्रिक करंट होता है। ये हमारे पास आ गया द रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट आ गया। कितनी बात क्लियर हो गई सभी को? इधर दिख रहा है सभी को, यहाँ तक दिख रहा है? हाँ ठीक। अब यहाँ पर ध्यान दो, इसको हम डिफाइन कर दे रहे हैं। अगर हमने कहा इफ di by dt इज इक्वल टू हमारे पास 1 एम्पियर पर सेकेंड हो जाए, di by dt इक्वल टू कितना हो जाए, 1 एम्पियर पर सेकेंड हो जाए। i क्या, i1 यहाँ पे कह लो, di1 by dt कितना हो जाए, 1 एम्पियर पर सेकेंड। अरे करंट की यूनिट होती है एम्पियर, टाइम होता है सेकेंड। एम्पियर मतलब करंट 1 एम्पियर हो जाए, टाइम हमारा 1 सेकेंड हो जाए, तब क्या होगा, तब हम कह सकते हैं कि m इक्वल टू माइनस का क्या हो जाएगा, e हो जाए, अपान 1 बन जाएगा, 1 से कोई मतलब नहीं है। m इक्वल टू क्या आ गया, माइनस का e आ गया। माइनस साइन कुछ नहीं है, माइनस को आप हटा भी सकते हैं। माइनस भी बताया, ईएमएफ उसी काज का अपोज करता है जिससे क्या होता है, प्रोड्यूस होता है। और यही हमने क्या बताया था, फैराडे फर्स्ट लॉ में बताया था। लेंज लॉ में भी यही कुछ ऐसा ही बताया जा रहा था आपको। लेंज लॉ क्या होता था कि हमें उसी काज का अपोज करेगा जिससे क्या होगा, ये प्रोड्यूस होगा। तो बस कुछ ऐसा ही बताया गया है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि म्यूचुअल इंडक्टेंस M इज इक्वल टू ईएमएफ। म्यूचुअल इंडक्टेंस इज इक्वल टू ईएमएफ कब होगा, व्हेन द रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, when the rate of change of electric current is 1 ampere per second in primary coil। अगर हम प्राइमरी कॉइल में the rate of change of electric current अगर हमारे पास 1 एम्पियर पर सेकेंड कर दिया जाए, प्राइमरी कॉइल में जो करंट है उसको 1 एम्पियर पर सेकेंड कर दिया जाए, तो जब सेकेंडरी कॉइल है ये वाली, इस सेकेंडरी कॉइल में जितना ईएमएफ प्रोड्यूस होता है, उस ईएमएफ को हम लोग क्या बोलते हैं, म्यूचुअल इंडक्टेंस बोलते हैं। क्लियर हो गई बात? ठीक है, इतनी बात नोट कर लो, फिर आगे चलते हैं। इसमें कौन सा चलो ध्यान दो बेटा, अभी हम लोगों ने म्यूचुअल इंडक्शन का फार्मूला सीख लिया। M इज इक्वल टू, एक फार्मूला सीखा N2 phi2 अपान सीखा I1, एक फार्मूला ये सीख लिया है। और एक फार्मूला भी हमने सीखा कि M इज इक्वल टू क्या होता है आपके पास, E अपान di1 अपान होता है आपके पास dt। जहां पर हम बात कर रहे थे कैपिटल M को क्या बोलते हैं, तो बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन बोलते हैं, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन बोलते हैं। और दूसरी चीज हम बात करेंगे कि और इसे हम बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस। इसे हम म्यूचुअल इंडक्टेंस के नाम से भी जानते हैं। ये हमारे पास म्यूचुअल इंडक्शन हो जाता है या म्यूचुअल इंडक्टेंस हो जाता है। इसी तरीके से अगर हम इसकी यूनिट की बात करें, यूनिट अगर ध्यान से देखिएगा, यहाँ से एक यूनिट सबसे पहली क्या होती है, हेनरी। सबसे पहली हेनरी होती है, एसआई यूनिट इसकी होती है हेनरी। हेनरी एक साइंटिस्ट होते हैं, साइंटिस्ट का नाम है। और सेकेंड हम कह सकते हैं, देखो नंबर ऑफ टर्म की कोई यूनिट होती नहीं है आपके पास, फ्लक्स की यूनिट होती है वेबर, हो जाएगा वेबर। और आई है आपके पास एम्पियर, हो जाएगा वेबर पर एम्पियर।
इसे हम लोग वेबर पर एम्पियर भी बोल सकते हैं, वेबर पर एम्पियर लिख सकते हैं। और थर्ड हम बोल सकते हैं इसे, देखो ईएमएफ क्या होता है, एक तरीके से पोटेंशियल होता है। जब पोटेंशियल होता है तो हम इसे क्या बोलते हैं, वोल्ट हो जाएगा, वोल्ट पर एम्पियर इनटू टाइम को बोलते हैं सेकंड। ये ऊपर जाएगा हो जाएगा वोल्ट इनटू सेकंड पर एम्पियर। इस तरीके से इसकी यूनिट भी फाइंड कर सकते हैं। बेसिकली अगर आपको मिलेगी तो हेनरी मिलती है, और हेनरी में भी एक चीज ध्यान दो, अगर हमारे पास 1 मिली हेनरी लिखा हो तो 1 मिली हेनरी का मतलब है 10⁻³ हेनरी होता है। एक होता है 1 माइक्रो हेनरी, माइक्रो मतलब होता है 10⁻6 हेनरी। और अगर हमारे पास एंगस्ट्रॉम का मतलब जानते हो 10⁻10 होता है। छोड़ इतनी दो चीजें, अगर आपको या तो हेनरी डायरेक्ट नहीं बोलता है, या तो मिली हेनरी बोलेगा या माइक्रो हेनरी बोले। माइक्रो को हम कन्वर्ट कर लेंगे 10⁻6 में, और मिली को कन्वर्ट कर लेंगे -10⁻3 में। माइक्रो को 10⁻6 में और मिली को 10⁻3 में कन्वर्ट कर लिया जाता है न्यूमेरिकल लगाते समय। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। सबसे पहले अगर मान लो हमारे पास दिया गया है नंबर ऑफ टर्न दिए गए हैं 200, इसी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न दिए गए हैं 200, और इसका मैग्नेटिक फ्लक्स बोला गया है हमारे पास है 0.5 वेबर, और कहा गया है कब प्रोड्यूस होता है, जब हमारे पास करंट प्रोड्यूस होती है 3 एम्पियर की, या 5 एम्पियर की करंट प्रोड्यूस करने पर 0.5 वेबर का क्या होता है हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट हो जाता है। क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, क्वेश्चन में पूछा गया है म्यूचुअल इंडक्शन पूछा गया। M इक्वल टू फाइंड करना है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, फार्मूला में रख लोगे भैया। M इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, n की वैल्यू है 200 इंटू होता है 5, ∅2 की वैल्यू है 0.5 इंटू फिर होता है I की वैल्यू हमारे पास आ गई 5, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ एक 0 बढ़ जाएगा, 10 लिख देंगे, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 20, और 20 क्या हो जाएगा हमारे पास हेनरी। ये हमारे पास म्यूचुअल इंडक्टेंस कितना आ गया है 20 हेनरी आ गया। तो बस इस तरीके से सिंपल क्वेश्चन होंगे, उनको आप लगा सकते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन अगला ले लेते हैं, कितना नोट कर लीजिए, 1 2 3 1 2 3। आप ध्यान दो, एक क्वेश्चन बोला गया है a coil is connected, a coil is connected, a coil is connected to a supply of 20 volt. When the rate of change of current, when the rate of change of current is 5 ampere per second, then find the mutual inductance, then find the mutual inductance। ये क्वेश्चन दिया गया आपको, क्वेश्चन दिया गया तो बहुत इजी क्वेश्चन है, कोई दिक्कत की बात नहीं है इसमें। अब इसमें करना क्या है आपको, सबसे पहले क्या गिवन है, गिवन डाटा नोट कर लिया जाता है। वोल्ट मतलब हमारे पास ईएमएफ दिया गया है 20 वोल्ट। उसके बाद एक वर्ड बोला गया द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, इसका मतलब आपको दिया गया di/dt दे दिया गया है, अपान क्या इक्वल टू कितना दिया गया 5 एम्पियर पर सेकंड दे दिया गया है। फाइंड क्या करना है, म्यूचुअल इंडक्टेंस फाइंड करना है। M इक्वल टू होता है E/dt, di/dt की वैल्यू डायरेक्ट दे दी गई है आपको, E की वैल्यू दी गई है 20, di/dt आपके पास 5 4 जा 20, कितना आ जाएगा 4 हेनरी। वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 4 हेनरी आ गई। बात क्लियर हो गई होगी सभी को। तो
तो इस तरीके से हमने आज म्यूचुअल इंडक्शन देखा, या म्यूचुअल इंडक्शन में हमने देखा कि हमारे पास M इक्वल टू क्या होता है, N2/2/I1 होता है, और M इक्वल टू क्या होता है बेटा, E/di/dt, और di/dt को हम लोग क्या बोलते हैं, द रेट ऑफ चेंज ऑफ द करंट, द रेट ऑफ चेंज ऑफ द करंट। बाकी मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में सेल्फ इंडक्टेंस के साथ।